तरह का इंसान बने जिसकी लोग तारीफ़ करें, एक अच्छा इंसान विद गुड वैल्यूज़, गुड मॉरल। इसके अंदर पब्लिक स्कूल्स, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल्स हों या प्राइवेट स्कूल्स हों, स्टैंडर्ड में फ़र्क हो सकता है मगर चीज़ वो एक ही है। और हमें कहा जाता है कि जी अगर आप स्कूल में नहीं पढ़ेंगे, आपके पास वो इफ़ यू डोंट हैव दैट सर्टिफिकेट, आप इंसान नहीं हैं। मदरसेस, सेमिनरीज, दे ओरिजिनली वर द एक्सटेंशन ऑफ मॉस्क्स। और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान भी आपने फरमाया कि मुझे अपनी उम्मत के हवाले से ये फ़िक्र नहीं है कि ये शिर्क करेंगे या मसलन इस तरह का कोई मामला करें। मुझे कंसर्न इस चीज़ की कि दुनियादार हो जाएंगे, इनको दुनिया से मोहब्बत हो जाएगी। साहबजादा साहब, आजकल बहुत सारे स्कूल सिस्टम स्टार्ट हो चुके हैं, लेकिन समझ नहीं आता कि कौन से स्कूल में बच्चों को पढ़ाया जाए। तो कौन सा ऐसा स्कूल सिस्टम है जहाँ पे बच्चों की बेहतरीन जो है वो तालीम और तरबियत हो सकती है जी। और आजकल एक नया ट्रेंड है होम स्कूलिंग का। हाँ जी। तो वो भी कहते हैं जी घरों में पढ़ाना चाहिए बच्चों को, तो उस हवाले से आप क्या कहेंगे? सबसे पहले इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि ज़िंदगी में कुछ भी करें ना, अगर उसका मकसद नहीं पता ना, तो जो भी आप कर रहे हैं उसका कोई एंड रिज़ल्ट आपकी मर्ज़ी का नहीं होगा। जिस तरह हमारे ज़िंदगी में आने का मकसद है कि अल्लाह की याद अपने दिलों में बसाना, उसके साथ वाबस्ता होना, तो अगर आप अपने मकसद को नहीं समझेंगे तो आप उस चीज़ पे एक्सीडेंटली आ जाएं तो दैट्स वेरी रेयर, मगर आप विद प्लान उस साइड पे नहीं आ सकते। इसी तरह एजुकेशन एक चीज़ है, एजुकेशन का एक मकसद है। अगर आप ये चाहते हैं कि जी मेरा जो बच्चा है वो इंसान बने और इस तरह का इंसान बने जिसकी लोग तारीफ़ करें, एक अच्छा इंसान विद गुड वैल्यूज़, गुड मॉरल्स, तो आपको उसको उस तरह की एनवायरनमेंट, उस तरह की जगह पे भेजना चाहिए जहाँ उसके अंदर इस तरह की वैल्यूज़ इंस्टिल की जाएंगी। अब इस हवाले से हमज़ा, मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा मैं आपको माजी में ले जाऊँ और आजकल के हवाले से हम फिर समझ जाएंगे कि कौन से ऐसे जनरली स्पीकिंग कौन सी ऐसी तीन जगह हैं जहाँ बच्चे तालीम हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले हमज़ा आ जाता है हमारे स्कूल्स, हमारे कन्वेंशनल स्कूल्स जो हैं, उसके अंदर गवर्नमेंट के भी स्कूल्स होते हैं एंड देन वी हैव प्राइवेट स्कूल्स एज वेल। ये एक कैटेगरी है। द सेकंड कैटेगरी आर योर मदरसेस, योर सेमिनरीज, योर फेथ स्कूल्स। ये सेकंड कैटेगरी है जहाँ बच्चों को तालीम के लिए भेजते हैं। द थर्ड इज़ योर होम, आपका अपना घर, उसके अंदर ये होम स्कूलिंग का भी आ जाता है और ये बहुत दिलचस्प सब्जेक्ट है और इस पर हम इंशाल्लाह भी थोड़ी देर में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कन्वेंशनल स्कूल्स की। इसके अंदर पब्लिक स्कूल्स, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल्स हों या प्राइवेट स्कूल्स हों, स्टैंडर्ड में फ़र्क हो सकता है मगर चीज़ वो एक ही है आजकल के दौर के मुताबिक। यहाँ मैं अब आपको हिस्ट्री थोड़ी सी बताना चाहता हूँ, आपको माजी में लेके जाना चाहता हूँ। एक बड़ी ज़बरदस्त किताब है, इट्स बाय जॉन टेलर गैटो, वेपन्स ऑफ मास इंस्ट्रक्शन, एंड आई वुड हाईली रिकमेंड फॉर एवरीवन टू रीड दिस बुक, क्योंकि मेरे लिए एटलीस्ट इट वाज एन आई ओपनर। मेरी आंखें खुल गई जब मैंने ये पढ़ा, क्योंकि वो बड़ी अच्छे तरीके से आपको बताता है मिस्टर गैटो जो हैं, ही टेल्स यू कि ये स्कूल जो मॉडर्न स्कूल्स हम देख रहे हैं, किसी एक स्कूल का नाम लिए बगैर आपके ज़हन में काफ़ी नाम आए होंगे, पाकिस्तान में तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा, दुनिया की हर जगह पे बहुत ज़्यादा स्कूलिंग सिस्टम्स बन चुके हुए हैं। तो उसने बताया ये जो मॉडर्न स्कूलिंग सिस्टम है इसका ओरिजिन कहाँ से शुरू हुआ। ये आज से 200 साल पहले ना प्रशिया में शुरू हुआ, ठीक है। प्रशिया के अंदर उन्होंने इसको स्कूलिंग सिस्टम को बनाया ताकि एक ऐसी जगह हो, ये इनका मकसद था स्कूल बनाने, एक स्कूलिंग सिस्टम बनाने का प्रशिया में ये मकसद था कि एक ऐसी जगह हो जहाँ बच्चों को भेजा जाए ताकि इनकी मेंटल कंडीशनिंग हो जाए, ठीक है, जिससे ये कंट्रोलेबल और मैनेजेबल हो जाए। इनकी ज़हन की कंडीशनिंग ऐसी हो कि बेल बजे ये खड़े हो जाएं, बेल बजाएंगे बैठ जाएं, जितनी देर इनको कहीं पढ़ें उतनी देर पढ़ें, जब इनको कहीं छुट्टी है उस वक्त इनकी छुट्टी है। तो बच्चों को माइल करने के लिए एक एटीट्यूड, एक कंडीशनिंग उनके अंदर परमानेंट करने के लिए ये स्कूलिंग सिस्टम बनाया गया था। जॉर्ज पीबडी, ये अमेरिकन है और ये वो बंदा था जिसने साउथ ऑफ यूएसए के अंदर स्कूलिंग मैंडेटरी बना दी कि 16 साल तक की उम्र तक हर बच्चे ने स्कूल जाना है। अगर स्कूल नहीं जाएगा इट्स ए क्रिमिनल ऑफेंस, माँ बाप को आके वो पकड़ लेते हैं। और आप वेस्ट के अंदर कोई भी आप मुल्क उठा लें वहाँ मैंडेटरी स्कूलिंग है। उसकी अमेरिका के अंदर एटलीस्ट ये जॉर्ज बंदा था जिसने इस चीज़ को शुरू किया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो इस स्कूलिंग के बारे में जो सिस्टम है क्या उसके ख्यालात थे। उसने कहा, एंड आई विल रीड इट आउट टू यू, उसने ही अंडरस्टूड द Prussian schooling system as useful in creating literate population that votes
as you want them to vote, not only harmless but also mindless consumers. वो कहता है कि इस सिस्टम को उसने जो बताया वो ऐसे समझता है कि इसके अंदर आपके ऐसे बंदे पढ़े लिखे पैदा होते हैं इस सिस्टम के थ्रू, जिनको आप जहाँ कहेंगे जैसे कन्विंस करेंगे एक तरीके के साथ वो वैसे वोट करेंगे, जिनको आप जैसे कहेंगे कि अब आपको इस चीज़ की ज़रूरत है वो उस चीज़ को जाके ख़रीद लेंगे। यानी कि एक मैनेजेबल पॉपुलेशन बनाने के लिए स्कूल के अंदर बच्चों की तरबियत फ्रॉम अ वेरी यंग एज शुरू कर दें। ये जॉर्ज पी बडी की खुद बातें हैं। आगे अगर मैं आपको थोड़ा सा लेके चलूँ तो ये कहना काफ़ी होगा कि स्कूल्स के अंदर द लाइक्स ऑफ H.L. मैकन उसने ये बात की। उसने कहा कि अमेरिकन मर्करी फॉर अप्रैल 1924 में उसने ये पेपर लिखा था। उसके अंदर उसने कहा कि स्कूल्स ना एक सेम सेफ लेवल के ऊपर बच्चे तैयार करके देता, ठीक है, जिसको आप जैसे चाहें आप उनकी प्रोग्रामिंग कर लें। अब मैं चंद नाम आपके सामने लेने लगा हूँ। जॉर्ज वाशिंगटन, थॉमस जेफरसन और अब्राहम लिंकन। इस दौर की द मोस्ट पावरफुल जो स्टेट रही है वो है अमेरिका, USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। उसके जो फाउंडिंग फादर्स थे, जिस तरह हमारे कायदे आज़म हैं, समझे उनके ये हैं, वो थॉमस जेफरसन, जॉर्ज वाशिंगटन, ये लोग इस तरह के। हमजा इनमें से कोई स्कूल नहीं गया था, ये पढ़े लिखे ज़रूर थे मगर जो कन्वेंशनल स्कूलिंग सिस्टम था ना उनमें से ये कोई नहीं गया उसमें, और इतने बड़े बड़े इन्होंने काम कर लिए। वो एक अलग बात है कि इस कंट्री का आज के दौर में आके ये माजी में क्या किरदार रहा है वो एक अलग चीज़ है, मगर मैं बात ये कह रहा हूँ कि ये दुनियावी हवाले से तो बड़े कामयाब हैं, इनको बनाने वाले स्कूलों में नहीं पढ़े। और हमें कहा जाता है कि जी अगर आप स्कूल में नहीं पढ़ेंगे, आपके पास वो इफ़ यू डोंट हैव दैट सर्टिफिकेट आप इंसान नहीं हैं। ये बात कहाँ से आई? तो आज इंशाल्लाह जो गुफ्तगू होगी उससे ये हमें समझ आ जाएगी कि ये बात आई कहाँ से और इसके बारे में हमें करना क्या चाहिए। सफाइस इट टू से कि स्कूल्स जो हैं ये फैक्ट्री हैं, दीज आर फैक्ट्रीज, जिसके अंदर रॉ मटेरियल आर चिल्ड्रन, मेरे और आपके बच्चे हैं, जिनको आप उधर भेजते हैं। और जो ये फैक्ट्रीज चला रहे हैं दे नॉट इनको अगर इफ़ आई कैन पुट इट दिस वे, ये बिजनेसमैन है हमजा, ये मेरी और आपकी स्पेसिफिकेशंस के मुताबिक हमें बच्चे तैयार करके दे रहे हैं, ठीक है। और बच्चे हमारी स्पेसिफिकेशंस अमूमन यही होती हैं कि ये बच्चा पढ़ जाए, डॉक्टर लग जाए, वकील लग जाए, इसलिए नहीं ताकि जाके अवाम की खिदमत करे, ये करे, इसलिए ये बन जाए ये चीज़ें, या बाहर चला जाए या पैसा कमाए। तो फिर आप ये देखें कि एक सिस्टम ही इस चीज़ को बना रहा है और आप चाह भी रहे हैं कि आपका बच्चा इसी तरह का बने कि मनी मेकिंग मशीन बने, तो उसमें से इंसान तो नहीं ना पैदा होंगे, उसमें से मशीनें पैदा होंगी जिनके दिल मर चुके होंगे। अनफॉर्चुनेटली ये रियलिटी है हमारी। अब दूसरी जगह पे आ जाए, मदरसा, सेमिनरीज, ये बहुत ही दिलचस्प है मेरे लिए भी, आपके लिए भी। हम मुसलमान हैं अल्लाह के फजल से। मदरसाज, सेमिनरीज, दे ओरिजिनली वर द एक्सटेंशन ऑफ मॉस्क्स, ये मस्जिदों की एक्सटेंशन थी। यहाँ पीपल्स वुड गो टू स्टडी द इस्लामिक साइंसेज इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कुरान। इनका बेसिक जो मकसद था वो ये था कि बच्चे जाके इस्लामिक साइंसेस पढ़ें ताकि कुरान मजीद को समझ सकें और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल कर सकें। ये इनका बेसिक फंक्शन था जिसकी वजह से मदरसे ओरिजिनली बनाए गए। आजकल के दौर के जो मदरसे हैं, ये जो इनकी फॉर्म है, ये वाली कब शुरू हुई, इसकी बेसिस कब शुरू हुई? मदरसा नॉट इटसेल्फ, मदरसा इटसेल्फ शुरू से है हमारे दीन के अंदर, मगर जो जिस फॉर्म के अंदर आज मदरसा एग्जिस्ट कर रहा है ये 11वीं सदी की इजाद थी। निज़ामुल मुल्क ने बगदाद में अब्बासी दौर के अंदर ही मेड एन इंस्टीट्यूट कॉल्ड निज़ामिया, और उसके अंदर इमाम गज़ाली का भी बड़ा हाथ था, बड़ा किरदार था। व्हाट दे वांटेड वाज टू प्रोड्यूस एन आर्मी ऑफ इंडिविजुअल्स, इस्लामिक ग्रेजुएट्स, जो आके इस्लामी हुकूमत को चलाएं, ब्यूरोक्रेसी को चलाएं। 100 साल के बाद, निज़ामुल मुल्क के दौर के 100 साल के बाद, इसी मॉडल पे सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसे लोग जिन्होंने मिस्र को फ़तह किया, जिनकी फिर हुकूमत शाम में भी थी, दे इम्प्लीमेंटेड द सेम मॉडल ताकि मुस्लिम ग्रेजुएट्स निकलें और उन अफसरान की पोस्टों पे आके बैठें जिनके ऊपर ईसाई बैठे हुए थे, ताकि ये जो बच्चे मदरसों से पढ़ के निकलेंगे
दे विल हैव इस्लामिक वैल्यूज़, और हमारी जो इस्लामी रियासत है उसके अंदर इस्लाम की जो वैल्यूज़ हैं वो ये बंदे लेके चलेंगे। मदीना पाक की रियासत की बात कर देना बहुत आसान है, ये रियासत तब तक नहीं आएगी जब तक इसको चलाने वाले उस रियासत की वैल्यूज़ के साथ नहीं उनका रिश्ता पक्का होता। इट्स अ फैक्ट ऑफ लाइफ, तारीख़ पढ़ेंगे बात सामने आ जाएगी। अच्छा हमज़ा, मदरसों का आजकल आप हाल देखते हैं, अल्लाह माफ़ी दे, ये अपने ज़वाल पे हैं। आई एम सॉरी टू से, हमारे दारुल उलूम सारे नहीं, इनमें चंद ऐसे हीरे हैं जो अभी भी अपना मकसद पूरा कर रहे हैं, मगर लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी और यूनिटी, रादर यूनिफॉर्मिटी भी एक और चीज़ होती है, लैक ऑफ यूनिटी की वजह से, एक लैक ऑफ स्ट्रेटजी की वजह से ये अपने ज़वाल पे आ गए। इनका अरूज निज़ामुल मुल्क, इमाम गज़ाली, सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसे बंदों के दौर में था। इन्होंने फिर आके रियासत संभाल ली और दुनिया में इट वाज अ गोल्डन एज ऑफ इस्लाम, जिसके अंदर फिर उर्तु गुरुल जैसे जनाब अल्लाह के फजल से किरदार आए जिनसे हमें अभी मोहब्बत हो चुकी हुई है। तो किस्सा मुख्तसर हमज़ा, मदरसा ज़वाल पे किस तरह इसने सफ़र शुरू किया। लेट मी टेक यू टू 1857। 1857 के अंदर देयर वाज एन ऑल इंडिया म्यूटनी, और उसकी जो तारीख़ है उसके अंदर जाना मकसद नहीं है क्योंकि हमारे पास टाइम मुख्तसर है, मगर उसके अंदर मुसलमानों का बहुत ज़बरदस्त किरदार था। ब्रिटिश राज था उस वक्त, जो गोरा था ना ब्रिटिश गवर्नर ऑफ दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, ही रोट द गवर्नर ऑफ इजिप्ट, वहाँ भी ब्रिटिश राज था, इंपीरियल दौर था। उसने कहा कि यार ये मुसलमानों ने बड़ा तंग किया हुआ है, इनका क्या इलाज है, इनको कैसे कंट्रोल करें, ये गवर्नमेंट का भी हिस्सा है, ये आर्मी में भी हैं और ये पढ़े लिखे हैं, इनको किस तरह कंट्रोल किया जाए। वो मिस्र वाले गवर्नर ने एक ख़त लिखा वापस, उसने कहा इस तरह करो कि जितने मदरसे हैं ना, ये जितने बंदे मदरसे से पढ़ के सनदें ले के पोस्टों पे आके बैठे हैं, इनकी सनदें कैंसिल कर दो, कानून बना दो कि नो लॉन्गर दीज सर्टिफिकेट्स फ्राम दीज दारुल उलूम, दीज मदारिस विल बी रिकग्नाइज्ड और क्वालिफाई यू फॉर अ पोजीशन इन द ब्यूरोक्रेसी ऑफ द गवर्नमेंट। जब ये मामला शुरू हुआ कि मदरसे से 8-8, 10-10, 12-12 साल लगा के बंदे जो पढ़ के, एंड दे वर एजुकेटेड पीपल, हमसे ये अनपढ़ लोग नहीं हैं, पढ़े लिखे बंदे, रिटोरिक, लॉजिक, फ़िक़्ह, जूरिस्प्रूडेंस, हदीस, तफसीर, ऐसे ऐसे उलूम ये जाहिल बंदे के पास नहीं होते, पढ़े लिखे बंदों के पास होते हैं। जब इतने 12 साल लगा के आप निकलें और आपको हुकूमत में आपको इस चीज़ को वैल्यू ना करे जो उस वक़्त की थी, वो कहें कि नहीं जी आपकी नहीं जॉब लग सकती, जॉब नहीं लगेगी तो पैसे कहाँ से कमाएंगे, पैसे नहीं आएंगे तो रोटी कैसे चलेगी, क्योंकि फाइनेंस के ऊपर ये दौर चल रहा है, ये सारा जो हमारा न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जिसको कह रहे हैं सब पैसे के ऊपर। तो हमजा मदरसों की कमर टूटने शुरू होगी। क्यों? क्योंकि जितने टैलेंटेड ज़हीन बच्चे थे ना, माँ बाप बजाय इसके उनको मदरसों में डालें पढ़ने के लिए, जहाँ साइंसेस पढ़ाई जाती हैं मगर उसके साथ इस्लामिक वैल्यूज़ भी दी जाती थी, उनको डालने शुरू हो गए स्कूल्स, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, जिसके अंदर ब्रिटिश जो थे वो अपनी मर्ज़ी से उन बच्चों की कंडीशनिंग करते। और स्कूल्स की तो हिस्ट्री मैंने आपको बता दी, ये कहाँ से शुरू हुई और इसका मकसद क्या है। तो मदारिस की जो कमर थी ना वो टूटने शुरू होगी। जब आपकी इनपुट ही नहीं है एक चीज़ के अंदर तो आउटपुट क्या होगी। जब आपने एक चीज़ के ऊपर मेहनत ही नहीं की तो उसकी आउटपुट क्या होगी, कुछ भी नहीं होगी, नील बटा नील होगी, ज़ीरो होगी। हमारे मदारिस आर नो लॉन्गर प्रोड्यूसिंग साइंटिस्ट, द लाइक्स ऑफ एविसेना, द लाइक्स ऑफ इब्न रुश्द, ये जितने हमारे हैं, ठीक है, इमाम गज़ाली, ये मदरसे के पढ़े हुए बंदे थे। हज़रत गौसुल आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मदरसा चलाते थे, आलिम दीन थे। इनकी एस्ट्रोनॉमी के अंदर जो रिसर्च है, मैथमेटिक्स के अंदर वी हैव फीट्स, जो हमारे मुसलमान साइंसदान थे, इन मदरसों के अंदर ये चीज़ पढ़ाई जाती थी, मगर साथ इस्लामिक वैल्यूज़ भी होती थी, माहौल इस्लामी होता था। तो दोनों यू गेट द बोथ, दीन भी मिलता था, दुनिया भी मिलती थी। तो जब वो मदरसों की कमर टूटने शुरू होगी तो बंदों ने अपने काबिल बच्चे जनाब दूसरी साइड पे लगा दिए, जहाँ ये वैल्यूज़ पढ़ाई नहीं जाती, इन्फॉर्मेशन दी जाती है। तो वो बच्चे मशीनें बनने शुरू हो गए। किस चीज़ की मशीन? जी, मशीन का भी कोई मकसद होता है, पैसे कमाने वाली मशीन। फिर आप किस तरह एक्सपेक्ट कर सकते हैं? आजकल पेरेंट्स जो अपने डैमेज बच्चे होते हैं, सॉरी टू से, वो बच्चे मदारिस में छोड़ के जाते हैं। ये एक तल्ख हकीकत है इस दौर की, जो और शायद कुछ लोग ये सुन के नाराज़ भी हो जाएं, मगर आई एम सॉरी टू से, मैं आपकी इस बात से इत्तफाक करता हूँ, ये तल्ख हकीकत है। दिस इज़ अ हार्श रियलिटी ऑफ आवर टाइम। जिन बच्चों को फिर मदरसा नहीं भेजा जाता और जिन बच्चों को स्कूल पढ़ाया नहीं जाता क्योंकि फ़ीसें ज़्यादा हैं, वो बच्चे किधर जाते हैं? वो बच्चे फिर
काम पे लग जाते हैं, वो बच्चे रोज़ी कमाने पे लग जाते हैं, उनकी सारी उम्र, ठीक है, पैसे कमाने में लग जाती है। तो अल्टीमेटली 60-70 मैक्सिमम 80 साल उम्र इंसान को मिलती है आजकल के दौर के अंदर, वो भी बड़े लकी अगर हम पाकिस्तानी हो तो। क्या अचीव कर रहे हैं, कौन से साइंसदान, कौन से नोबल लॉरिएट्स हमने पैदा कर लिए, कौन से मैथमेटिशियंस हमारे आ रहे हैं, और जो आ रहे हैं, ठीक है, अल्लाह के फजल व करम से, ये नहीं कि बिल्कुल नहीं आ रहे, जो आ रहे हैं वो बहुत कम हो गए हैं। कहाँ एक वक्त था कि दुनिया को हम लीड करते थे, ये हमारी तारीख़ में है कि हमारे मुसलमानों की, जिस वक्त ऑटोमन्स भी थे, इन्होंने यूरोप को कभी कुछ समझा ही नहीं था, उनकी किताबें नहीं ये पढ़ते थे, क्योंकि इनको पता था कि यूरोप में क्या इल्म होना है। और उस वक्त वाकई उधर डार्क एजेस चल रही थी, जब गोल्डन एज थी इस्लाम की। आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ इस वजह से टूटी कि हमने अपने जो स्टैंडर्ड्स हैं ना वो बदलने शुरू कर दिए दुनिया के पीछे पड़ के। और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान भी आपने फरमाया कि मुझे अपनी उम्मत के हवाले से ये फ़िक्र नहीं है कि ये शिर्क करेंगे या मसलन इस तरह का कोई मामला करें, मुझे कंसर्न इस चीज़ की कि दुनियादार हो जाएंगे, इनको दुनिया से मोहब्बत हो जाएगी। तो